न्यूज़ इंडिया पर आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन में उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बड़ा हादसा, ट्रैक पर सो रहे मजदूरों के ऊपर से गुजरी रेलगाड़ी, 16 मजदूरों की मौत। देश में नहीं रुक रहा कोरोना का कहर, 24 घंटे में 3400 नए केस बढ़े, संक्रमितों का कुल आंकड़ा पहुंचा 56,000 के पार। उत्तराखंड में भी बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, शराब भी हुई महंगी, कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला। लॉकडाउन के चलते मजबूर हुए मजदूर, पैदल ही घर तक का सफर कर रहे तय मजदूरों की सरकार से गुहार, शासन प्रशासन अनजान। उत्तराखंड में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी जारी, 31 प्रवासियों ने किया प्रदेश में प्रवेश, सभी प्रवासियों ने जताया सरकार का आभार, सभी का परीक्षण कर भेजा जा रहा घर। नगर में बेधड़क घूम रहे वन्य जीव, गुड़र, तेंदुआ, लेपर्ड कैट बेफिक्री से सड़क पर घूम रहे, भोजन की तलाश में नगर में आए वन्य जीव। की न्यूज़, खबरों का सारथी। और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, रुद्रपुर के उधम सिंह नगर में भी शराब की दुकान खुलने के बाद जिले से सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। आपको बता दें, जिले में अब तक 177 दुकानों में से 89 दुकान खुल चुकी हैं, जिन दुकानों से सरकार को 2,59,00,000 का राजस्व प्राप्त हो चुका है। लॉकडाउन के बाद भारत सरकार से मिली छूट के बाद राज्य सरकार द्वारा शराब की दुकानें खोलने का आदेश जारी करते हुए सभी जिलों में शराब की दुकानों को खोल दिया था। वहीं जिला आबकारी अधिकारी कैलाश बिंजोला ने बताया कि जिले की 94 दुकानों की पूर्व में नीलामी हो चुकी है। पहले दिन 53 दुकान ओपन हुई थी, शॉप वाइन शॉप, और नेक्स्ट डे 75, और जो कल था कल 89 शॉप हमारी ओपन हुई है। सर, कितना राजस्व अब तक मिल चुका है? इसमें लगभग 2,58,90,000 के आसपास हमें राजस्व प्राप्त हो चुका है। सर, इसमें अंग्रेजी और देसी शराब की कितनी दुकानें हैं सर? अंग्रेजी शराब की आपकी 50 दुकानें हैं और देसी शराब की 38 दुकान है और एक बियर शॉप। सर, क्या लग रहा है कि इस बार जिस तरह से लॉकडाउन लंबा खींचा था, तो राजस्व आने की ज़्यादा संभावना लग रही है? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है, राजस्व निर्धारित है दुकान का। थोड़ा इसमें लॉकडाउन के बाद भीड़ एकदम बढ़ी थी, थोड़ा राजस्व थोड़ा भीड़ लगी। और पूरे देश में लगे लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा समस्याएं लाल कुआं की गोला नदी में फंसे श्रमिकों को उठानी पड़ रही है। आलम यह है कि अब इन मजदूरों के पास ना तो रहने के लिए एक छत है और ना ही खाने के लिए खाना। मजबूरी में मजदूर पैदल ही अपने गृह जनपदों को रवाना हो गए हैं। वहीं लाल कुआं गोला नदी में फंसे काफी संख्या में मजदूर पैदल ही घर को रवाना हो गए हैं, जिसकी खबर ना तो शासन को है और ना ही प्रशासन को। यहाँ लाल कुआं गोला गेट में मैं करीबन 2 महीने से फंसा हूँ। मान लीजिए पहले खाने का मिल रहा था तो मैं कुछ नहीं बोला, जब नहीं मिलेगा, जब खाने को नहीं मिल रहा है तो मैं तो आवाज़ उठाऊंगा ही। यहाँ रहने से अच्छा तो खाए भी नहीं मरेंगे, यहाँ भी मरेंगे, कहीं रास्ते में जाकर हम मर जाएं। तो हाँ, सरकार से यही मांग करते हैं कि जब हमको घर पहुँचाए, घर नहीं पहुंचाएगी तो कहीं यहाँ नदी में भी नहीं पेट भर रहा है, कहीं जाएंगे तो भी नहीं पेट भरेगा। मान लेते कहीं क्वारंटाइन करेगी या लॉकडाउन हम लोगों को 14 दिन रखेगी, तो जहाँ रखेगी सरकार वहाँ तो खाना मिलेगा कम से कम। और पत्थर रात में पड़ता है तो हम लोग किधर जाएगा? और इधर का सरकार है जो हमारी बात सुनता ही नहीं है। हमें कितनी दिक्कतें हैं सर? बहुत दिक्कतें हैं हम लोगों को। कहाँ के रहने वाले सर, बलिया जिला का है हम लोग। क्या चाहते हैं? सरकार से मांग कर रहे हैं? सरकार से हम यही मांग कर रहे हैं कि हमें घर छोड़ा जाए। यहाँ छप्पर भी टूट गया, हाँ। रात है, कितनी परेशानी होती रहने में? बहुत परेशानी होती है सर।
और उत्तराखंड में आने वाले प्रवासियों की श्रृंखला अब शुरू हो चुकी है। हाल ही में राजस्थान से 219 यात्री उत्तराखंड पहुंचे थे। वहीं देर रात गुरुग्राम से भी एक बस में सवार 31 यात्री भी उत्तराखंड के प्रवेश द्वार नारसन पहुंचे। आपको बता दें, जहां मेडिकल टीम ने सभी प्रवासियों का मेडिकल परीक्षण किया, जिसके बाद इन यात्रियों को होम क्वारंटीन किया जाएगा। प्रवासियों ने उत्तराखंड सरकार का आभार जताते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी की गई वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया था। वहीं एसडीएम गोपाल सिंह ने बताया कि सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है, जिसके बाद इन्हें होम क्वारंटीन किया जाएगा। आज आने वाले यात्रियों में कुछ यात्री रुड़की और कुछ हरिद्वार के भी हैं। 31 लोग हैं जो गुड़गांव से आ रहे हैं और ये सारे हरिद्वार जनपद के हैं, कुछ रुड़की के हैं, कुछ हरिद्वार के हैं। तो आज ये यहाँ पे पहुँचे हैं उत्तराखंड सरकार के माध्यम से। इनकी अभी स्क्रीनिंग चल रही है। स्क्रीनिंग के बाद इनको अगर कोई भी सस्पेक्टेड नहीं निकलता है तो उनको होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा। 14 है और मैं गुड़गांव में फंसी हुई थी। काफ़ी टाइम हो गया मुझे गुड़गांव में फंसे हुए। इट्स ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 1 मंथ मैं गुड़गांव में थी और मतलब हम लोगों ने रजिस्टर करवाया था उत्तराखंड की साइट पे। उसके बाद मुझे एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था एंड मतलब आज मुझे पता चला कि आज बस जाने वाली है। तो मैं बस स्टैंड पहुंची एंड लाइक मैंने देखा कि बसें जा रही हैं। तो आई एम रियली थैंकफुल कि उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिए। और डोईवाला के जॉली ग्रांट का देहरादून हवाई अड्डा अब किसी भी तरह की परिस्थितियों और संचालन के लिए पूरी तरह से तैयार है। देहरादून हवाई अड्डा कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव के कारण पिछले 40 दिनों से हवाई यातायात के लिए पूरी तरह से बंद है, लेकिन अब कोरोना का असर उत्तराखंड में कम हुआ है, जिस कारण देहरादून हवाई अड्डा अब सरकार के दिशा निर्देशों का इंतजार कर रहा है। एयरपोर्ट की अति आवश्यक एयर सेवा लॉकडाउन के दौरान एयर सेवा के लिए खुला रहा है, लेकिन देहरादून हवाई अड्डे के निदेशक DK गौतम ने बताया कि भारत सरकार और राज्य सरकार के आदेश के बाद ही एयरपोर्ट की गतिविधियां संचालित होंगी। हमने इसके लिए हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबकी मीटिंग्स की हुई हैं। उन सब से हमने वार्तालाप करके डिसाइड कर लिया है कि हमें क्या क्या एक्शन लेना है। जैसे कि पहले हमारे एयरपोर्ट पे बिल्डिंग बहुत छोटी है और पैसेंजर बहुत ज़्यादा होते थे। अब हमने उनके बीच में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। उसके लिए हमने सबसे डिस्कस कर लिया है। चेक इन काउंटर हैं या हमारे सिक्योरिटी एरिया हैं या हमारे एंट्रेंस गेट है या अराइवल है या बस में जिसमें जाना है वहाँ है या सीढ़ियाँ हैं, सब जगह के लिए। दूसरा, अंदर जो एयरपोर्ट के अंदर सुविधाएँ हमारी होती हैं कंसेशनर, जैसे कि आपकी चाय पान की दुकानें हैं या और रिटेल की दुकानें, उनको कैसे खोलना है, क्या करना है। और नैनीताल में BD पांडे महिला चिकित्सालय में लघु निर्माण मरम्मत कार्यों पहुंच मार्ग और इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने और रैंप बनाए जाने के लिए जिलाधिकारी सविन बंसल द्वारा जिला योजना से विगत वित्तीय वर्ष में 17,23,000 की धनराशि आवंटित की गई थी। धनराशि आवंटित होने के बावजूद भी लोनिवी द्वारा कार्य प्रारंभ न करने के जिलाधिकारी ने गंभीरता से लिया है। जिलाधिकारी के आदेशों के क्रम में उप जिलाधिकारी विनोद कुमार द्वारा लोनिवी के अधिकारियों के साथ BD पांडे चिकित्सालय का निरीक्षण किया, जिन्होंने मौके पर मौजूद अधिशासी अभियंता लोनिवी दीपक गुप्ता को निर्देश दिए कि वह आवंटित धनराशि से कार्यों को प्राथमिकता से कराने की कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि मानसून सीजन से पहले निर्माण कार्य पूरे हो जाएं ताकि आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों को सुविधा हो सके। कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर सभी प्रवासी मजदूरों से रेल किराया मांगने का आरोप लगाते हुए अपनी तरफ से सभी प्रवासियों के रेल किराए का खर्च उठाने का फैसला लिया, जिसे लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने उत्तराखंड में मौजूद सभी प्रवासियों के रेल किराए का खर्च उठाने का जिम्मा लिया है, जिसके चलते कांग्रेस महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने कहा कि सरकार को अपनी तरफ से रेल यात्रा का खर्चा नहीं लेना चाहिए। गुजरात को बिना कोविड टेस्ट करे आपने छोड़ दिया, यहाँ से जाने दिया। बाहर से जो है कई इस तरह के जो हमारे साथी हैं जो फंसे हुए हैं, कोई मैसूर में फंसा हुआ है, कोई बिहार के अंदर है, कोई गुजरात के अंदर है, उन लोगों को लाने की बात ही नहीं हो रही है। गुजरात से जो लोग लाए भी गए तो उन्हें राजस्थान उनके बॉर्डर पर छोड़ दिया, वहाँ पे उन्हें क्वारंटाइन टेस्ट के अंदर बंद कर दिया गया। तो ये बड़ी एक सरकार की जो विडम्बना है कि वो किस तरह से काम कर रही है, ये हमारी समझ से परे है।
और उत्तराखंड के प्रवासियों को ट्रेन से वापस लाने पर उनका किराया प्रदेश कांग्रेस द्वारा दिए जाने की पेशकश को उत्तराखंड बीजेपी ने हास्यास्पद बताते हुए कहा कि जब किसी भी व्यक्ति से किराया लिया नहीं जाना चाहिए तो कांग्रेस नेताओं की कोरी बयानबाजी जनता को धोखा देने की कोशिश है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने कहा कि ट्रेन से प्रवासियों को उनके गृह राज्यों में जाने के लिए केंद्र सरकार ने जो नीति तय की है उसके अनुसार कुल किराए का 85% केंद्र सरकार स्वयं वहन कर रही है और शेष राज्य सरकारें वहन करेंगी। इसी क्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा रेल मंत्री पीयूष गोयल से उत्तराखंड के लिए 12 ट्रेन चलाने का अनुरोध किया। साथ ही राज्य सरकार ने भी साफ कर दिया है कि राज्य के हिस्से का 15% राज्य सरकार वहन करेगी। छात्र या अन्य व्यक्ति से कोई किराया नहीं लिया जा रहा है, बल्कि ट्रेन में उनके लिए खाने की और पानी की व्यवस्था भी की जा रही है। ऐसे में कांग्रेस ने केवल बयानबाजी की है। केंद्र सरकार द्वारा कुल किराए का 85% खुद वहन कर रही है और शेष 15% राज्य सरकारें उठा रही हैं और उत्तराखंड सरकार ने भी घोषणा की है कि वे सारा खर्चा 15% का खुद उठाएंगे। और मोदी सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन के तीसरे अध्याय में गृह मंत्रालय की तरफ से शराब की दुकानों को खोले जाने की अनुमति मिलने पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से नाराज नजर आ रही है। शराब की दुकानों के बाहर जन सैलाब लग जाने से कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार के फैसले पर विरोध जता रही है, जिसके चलते कांग्रेस महानगर अध्यक्ष लालचंद्र शर्मा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को सिर्फ पैसे कमाने की होड़ लगी हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से शराब पर कोविड टैक्स लगाए जाएं, लेकिन कोरोना वायरस के टेस्ट को ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। लगता है कि सरकार की मंशा सिर्फ पैसा कमाने की है। पहले शराब को खोला, खनन को खोला, लेकिन जो आम जनमानस और जो बेरोजगार आदमी है, चाहे वो ऑटो रिक्शा वाला है, चाहे वो मैक्सी वाला है, चाहे वो टैक्सी वाला है, चाहे वो छोटे छोटे ट्रांसपोर्टर्स हैं जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से अपना गुजारा करते थे, उनकी तरफ तो सरकार का ध्यान नहीं है। लेकिन शराब माफियाओं, खनन माफियाओं की तरफ ध्यान है, टैक्स लगाने का ध्यान है। कभी जीएसटी लगा दी, कभी नोटबंदी कर दी, कभी और टैक्स लगा दिए। लेकिन हमारा ये कहना है कि सरकार कोविड टैक्स की जगह कोविड के टेस्ट बढ़ाए, टैक्स ना लगाए। और देश प्रदेश में चल रही कोरोना महामारी को लेकर सरकार की ओर से सभी इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं राजधानी देहरादून में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और सीएमआई अस्पताल के सीएमडी डॉक्टर आरके जैन ने कहा कि कई अस्पतालों में डॉक्टर नहीं आ रहे हैं। इससे साफ होता है कि कोरोना वायरस का उनको भी भय सताने लगा है। हालांकि उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से किसी को भी डरने की कोई जरूरत नहीं है और खासकर प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टरों को आना चाहिए और इस महामारी के चलते लड़ना चाहिए। साथ ही उन्होंने कोरोना योद्धाओं पर हो रही मारपीट की निंदा भी की। लॉकडाउन से फायदा डेफिनेटली हुआ है, एक बहुत बड़े स्तर पर महामारी को रोकने में मदद मिली है। लेकिन यदि हम खोलेंगे नहीं तो इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी। इम्यूनिटी कैसे डेवलप होगी? चाहे सार्स हुआ था पहले, मर्स हुआ था पहले, H1N1 जिसको हम लोग कहते हैं सार्स को, तो उसमें भी अभी भी पेशेंट आते हैं उसके। लेकिन वो क्या है कि अब इम्यूनिटी हमारी डेवलप्ड है, अब हमारे अंदर उसकी एंटीबॉडीज डेवलप हैं, तो वो वायरस इतना अटैक नहीं करना है। ये भी कोरोना वायरस ही था। अब ये कोरोना वायरस है, यदि मान लीजिए हम इसको बिल्कुल ही अपने से दूर रखेंगे तो हमारी इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी। और कितने हो रहे हैं, यदि आप देखिए कि परसेंटेज वाइज जो पेशेंट की डेथ है, मुझे नहीं लगता 2-3% से ज़्यादा है। 100 लोगों में कोरोना पॉजिटिव है, 2-3 लोगों में ये जो है रूप ऐसा ले रहा है कि वो जानलेवा सिद्ध हो रहा है। बागेश्वर जिलाधिकारी रंजना राजगुरु के निर्देशन में लॉकडाउन अवधि में बाहरी राज्यों से जनपद में आने वाले प्रवासियों को होम क्वारंटीन किए जाने, उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने और चिकित्सकीय परीक्षण कराने आदि की संबंध में अपर जिलाधिकारी राहुल कुमार गोयल ने बिलौना बस अड्डे में संबंधित अधिकारियों के साथ एक आवश्यक बैठक की। बैठक में अपर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि बाहरी राज्यों से जनपद में आने वाले व्यक्तियों के लिए जिलाधिकारी द्वारा जिन अधिकारियों को जो जिम्मेदारी एवं दायित्व सौंपे गए हैं वे अपने दायित्वों को निर्वहन संवेदनशील होकर सतर्कता के साथ करें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरती जाए।
और चमोली जनपद अभी तक पूरी तरह से ग्रीन जोन में बना हुआ है। जिले से कोरोना संक्रमण की जांच के लिए भेजे गए अब तक सभी 26 ब्लड सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। कोविड हेल्थ सेंटर गोपेश्वर के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती मरीज की रिपोर्ट भी नेगेटिव आने से डिस्चार्ज किया गया। आइसोलेशन वार्ड में अब कोई भी मरीज भर्ती नहीं है। कोविड संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत बाहरी प्रदेशों से आए जिले के 330 लोगों को फैसिलिटी क्वारंटीन किया है। जिला प्रशासन ने इन लोगों को गौचर, कर्णप्रयाग, गैरसैंण और भराड़ी सैंण आदि स्थानों पर फैसिलिटी क्वारंटीन किया है। मेडिकल टीम फैसिलिटीज क्वारंटीन में रह रहे लोगों की रेगुलर जांच कर रही है। इसके अलावा 1796 लोगों को होम क्वारंटीन किया गया है। होम क्वारंटीन लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए गठित 23 मोबाइल चिकित्सक टीमों ने बुधवार को 52 गांव में घर घर जाकर 272 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। और रुद्रप्रयाग जिले के सुमाड़ी भरदार में क्वारंटीन का पालन न करना एक व्यक्ति को महंगा पड़ गया। पहले तो व्यक्ति क्वारंटीन जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन बाद में पुलिस ने जब सख्ती दिखाई तो व्यक्ति क्वारंटीन के लिए तैयार हो गया। पुलिस द्वारा युवक पर बजाए गए लठ का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि बाहरी प्रदेशों से 3 लोग बुधवार को सोमाड़ी भरदार पहुंचे और किराए के घर में रहते हैं। मकान मालिक ने इसकी सूचना संबंधित नोडल ऑफिसर को दी, लेकिन इनमें से एक व्यक्ति क्वारंटीन जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने उक्त व्यक्ति को क्वारंटीन जाने के लिए समझाया, लेकिन वह क्वारंटीन जाने के लिए बजाय पुलिस से ही उलझ बैठा। बाद में पुलिस की सख्ती यह व्यक्ति क्वारंटीन जाने के लिए तैयार हो गया। चौकी इंचार्ज तिलवाड़ा सीमा चौहान ने बताया कि उक्त व्यक्ति को काफी समझाया गया, लेकिन वह नहीं माना। ऐसे में पुलिस को थोड़ा सख्ती का प्रयोग करना पड़ा। और रुद्रप्रयाग में बाहरी प्रदेशों से जिले में लौट रहे प्रवासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा। उन्हें गुलाब राय स्थित स्टेजिंग में छोड़ा जा रहा है, जिससे उनके सामने घर तक जाने की समस्या खड़ी हो रही है। इसके साथ ही रुद्रप्रयाग रुकने वाले प्रवासियों को चमोली ले जाया जा रहा है और उन्हें चमोली में ही छोड़कर वाहन आगे को निकल रहे हैं। प्रशासन और सरकार की इन लापरवाहियों के चलते प्रवासियों में आक्रोश बना हुआ है। तो वहीं नोडल अधिकारी डॉक्टर एस के झा ने बताया कि सभी को स्टेजिंग एरिया में पहुंचते ही सरकारी प्रक्रिया करते हुए शीघ्र घर भेज दिया जाएगा, जबकि ट्रैवल हिस्ट्री और जोन को देखते हुए संबंधित को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर रखा जा रहा है। कितने दिन हुए तो वहाँ पे? हमें हो गया था 1.5 महीना हो गया था वहाँ पे। अच्छा, खाना पीना मिलता था वहाँ पे? खाना पीना वो दे रहे थे, मकान मालिक दे रहे थे। हाँ। तो उनका अब यहाँ से कितनी दूर है तुम्हारा घर? यहाँ से सेमल से अगर कोई गलती से चमोली चले गए तो जो गाड़ी लेके गई होगी वो गाड़ी वापस आएगी, उसमें भी उसको लाया जा सकता है। इस पे हम लोग विचार करेंगे कि गाड़ी तो गई ही है, तो वापस हो जाएंगे वो। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, कृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, वरुण शर्मा, अजीत गिरी, गोपाल बर्नवाल, सैयद सभी बास, अर्जुन देव वार्ष्णेय, अमित कुमार।
सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिला अधिकारी के निर्देश पर एसडीएम विनोद कुमार ने जिला अस्पताल बीडी पांडे हॉस्पिटल में किए जा रहे जिला योजना के तहत कराए जा रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने हॉस्पिटल में कराए जा रहे कार्यों पर आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए हॉस्पिटल में किए जा रहे विकास कार्यों में तेजी लाने को कहा, ताकि हॉस्पिटल में हो रहे कार्य समय पर पूरे किए जा सकें। उप जिलाधिकारी विनोद कुमार ने बीडी पांडे हॉस्पिटल में जेनरिक दवाई केंद्र का भी मुआयना किया। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि अस्पताल में आने वाले मरीजों के लिए पर्याप्त मात्रा में दवाइयां और डॉक्टरों के लिए पीपीई किट सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध हों, ताकि हॉस्पिटल आने वाले तीमारदारों को बेहतर सुविधा मिल सके। कई कार्य संपादित किए जा रहे हैं पुरुष बीडी पांडे हॉस्पिटल और महिला हॉस्पिटल में, तो आज इसी का निरीक्षण किया गया है। और इसके साथ साथ एक वर्क के बारे में बताया गया था कि जो बीडी पांडे और महिला और पुरुष को जो जोड़ते हुए एक कॉजवे बना हुआ है, जहाँ पे इसको कवर करके इसकी स्टैंडिंग की जानी थी, तो आज वो निरीक्षण किया गया, तो उसका आगे का एस्टिमेट वगैरह बना के इसकी कार्रवाई की। और कोरोना को लेकर लगे लॉकडाउन में सरकार को शराब की दुकानें खोलने से काफी मुनाफा हो रहा है। लॉकडाउन के तीसरे चरण में प्रदेश के अधिकांश जिलों में शराब की दुकानें खोलने की छूट देने के बाद अकेले अल्मोड़ा जिले में विगत 3 दिनों में ही सरकार को 1.5 करोड़ के लगभग के राजस्व का लाभ मिल चुका है। जिला आबकारी अधिकारी दुर्गेश त्रिपाठी ने बताया कि अल्मोड़ा जिले में कुल 44 शराब की दुकानें चल रही हैं, जिनमें से 32 दुकानें अंग्रेजी शराब की हैं और 12 दुकानें देशी शराब की हैं। लॉकडाउन के तीसरे चरण में सरकार द्वारा शराब की दुकानें की छूट देने के बाद विगत 3 दिनों में 1 करोड़ 31 लाख रुपए जमा हो चुके हैं। 12 देसी मदिरा की व्यवस्थापित हुई थी, वो सारी संचालित हो रही हैं और इनसे अभी 3 दिनों में जो हमारे यहाँ जो पैसा जमा हुआ है 1 करोड़ 31 लाख रुपए जमा हुआ है। इसके लिए उनको निर्देशित किया गया है। पहले दिन एक आध जगह से ऐसी सूचनाएं आ रही थी कि कुछ ऐसा माहौल था कि सोशल डिस्टेंसिंग के उसमें, लेकिन कल से सारी व्यवस्थाएं एकदम फिट हैं। और राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि और पूर्व ब्लॉक प्रमुख रेखा भंडारी ने राज्य में लॉकडाउन के बीच में खोली गई शराब की दुकानों को लॉकडाउन अवधि तक बंद रखने की मांग की। और वर्तमान में प्रदेश में जिस तरह से प्रतिदिन कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, लगातार संक्रमण फैल रहा है। 1.5 माह तक लॉकडाउन में सख्ती करने के बाद शराब की दुकानों को खोलने का निर्णय प्रदेश के हित में नहीं है। शराब की दुकानें खोलने के बाद घरेलू हिंसा भी बढ़ेगी, जिससे यहाँ महिलाओं को इस कोरोना की महामारी में घरेलू हिंसा से भी परेशान होना पड़ेगा। वर्तमान में प्रदेश के हालात शराब की दुकानें खोलने के नहीं हैं। अभी कोरोना संक्रमण से बचाव और लोगों को लॉकडाउन में घरों में बने रहने के नियमों का पालन करवाना चाहिए। सभी चीज जो भी परेशानी हुई वो भी झेली और कि घर पर महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गया है। ये निर्णय बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि इतने लंबे समय से हम लोग लॉकडाउन की वजह से सभी लोग घरों में बंद हैं और कोरोना महामारी को मात दे रहे हैं, और अभी तक हमारे यहाँ कोई भी ऐसे संक्रमण के केस नहीं थे। और जैसे ही शराब खुलती है पूरे देश में ही ये केस बढ़ गए हैं, और जब 1.5 महीने तक लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा शराब नहीं पीने से, तो अभी भी सरकार ने जब तक ये वैश्विक महामारी खत्म न हो जाए तब तक ठेके बंद करने चाहिए। और सितारगंज क्षेत्र के निजी विद्यालयों द्वारा लॉकडाउन के दौरान वार्षिक शुल्क मासिक फीस बढ़ाने और मांगने को लेकर क्षेत्र के लोगों तहसील पहुंचे, जहां लोगों ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा, जिसमें मांग की गई है कि यहां हर व्यक्ति को घर चलाना इस लॉकडाउन के चलते भारी पड़ रहा है, तो वहीं बढ़े हुए निजी विद्यालयों के वार्षिक व मासिक शुल्क कहां से दें। हमारी मांग है कि सभी निजी विद्यालयों को 3 माह की बच्चों की फीस माफ कर देनी चाहिए, और साथ ही पिछले साल जो वार्षिक शुल्क लिया गया था वो ही इस वर्ष भी लेना चाहिए, और पिछले साल की जो मासिक फीस थी इस साल भी उतनी ही मासिक फीस लेनी चाहिए, जिससे लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े।
ये जो मार्च 2020 से 17 मई 2019 तक जो लॉकडाउन का आदेश था माननीय प्रधानमंत्री जी का, उस आदेश अनुसार सारी शिक्षण संस्थाएं बंद है, जिस कारण से शिक्षकों के अभिभावकों का रोजगार की कोई साधन नहीं है, रोजगार भी नहीं है। इस संबंध में हमने माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मांग की है कि सारी जो निजी शिक्षण संस्थाएं उनकी संपूर्ण फीस 3 माह के लिए माफ किया जाए। ठीक है। वायरस के कारण पूर्ण रूप से जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें निजी विद्यालयों द्वारा जो फीस वसूली की जा रही है, तो उसमें इनके द्वारा ये कहा गया है कि 3 माह का पूर्ण रूप से जो फीस है वो न ली जाए। और पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है, लोग घरों में हैं तो वहीं जंगलों में बमुश्किल दिखाई देने वाले वन्य जीव दिन हो या रात नगर में आजादी से बेधड़क घूम रहे हैं। जिन वन्य जीवों को देखने के लिए पार्कों में जाना पड़ता था, वो जीव घर बैठे ही नजर आने लगे हैं। वन्य जीवों के सड़कों पर आने की अधिकतर घटनाएं नैनीताल से सामने आई हैं। नैनीताल के क्षेत्रों में जगह जगह रोज अलग अलग जानवर देखने को मिल रहे हैं। वीडियो में भी कभी तेंदुआ सड़कों में घूमता हुआ नजर आता है तो कहीं घूरड़ सड़कों पर खाने की तलाश कर रहे हैं। लेपर्ड कैट भी बेफिक्री से सड़कों में टहल रही है तो वहीं सेही भी शाम होते ही सड़कों पर इत्मीनान से टहलती नजर आ रही है। नैनीताल के अलग अलग जगहों में वन्य जीवों के टहलने का सुंदर नजारा सामने आया है तो वहीं वन्य जीवी प्रेमियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और इसी के साथ हमारा उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।